गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम। इस चैप्टर में हमें सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सोलार सिस्टम हमारा क्या होता है और उसमें स्टार, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़, मून, ये सब किस तरीके से बिहेव करती हैं, किस तरह से ये मून का जो साइज होता है वो चेंज होता है। मून का साइज हमें ब्राइटर पार्ट हर 15th डे के बाद चेंजिंग होता हुआ दिखता है। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इसमें आपकी फर्स्ट लाइन है, पहेली एंड वुजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। मीन्स पहेली और वुजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गाँव में गए थे। वहाँ पर जब वो छत पर जा कर के ऊपर आकाश को देखते हैं तब उन्हें आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आपको पता होगा कि जो सिटी वगैरह होती हैं, सिटी वगैरह में पॉल्यूशन काफ़ी होता है, तो पॉल्यूशन की वजह से आपको सिटीज़ में जो आकाश होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से स्टार्स आपको क्लियरली चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। तो पहेली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़। तो पहेली इसी चीज़ को जान करके हैरान हो गई, इसी चीज़ को देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि गांव का आकाश शहर के आकाश की तुलना में ज़्यादा क्लियर है और यहाँ के तारे ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब इसके पीछे उसके ग्रैंड फादर ने एक्सप्लेनेशन दिया। हर ग्रैंड फादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट, स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटीज़ इज रियरली क्लियर। ठीक है, यानी कि बिग सिटीज़ में डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से और रोशनी की वजह से वहाँ का आकाश क्लियर दिखाई नहीं देता। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज अबाउट विद देम। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज क्लियर। यानी कि जहाँ पर एटमॉस्फेयर आपका क्लियर हो और आसपास जब लाइट ना हो तब तारों को टिमटिमाते हुए देखना, चांद को चमकते हुए देखना, ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जो आकाश में प्लैनेट्स होते हैं, सूरज, तारे, प्लैनेट्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स एक वो बहुत बड़ी बॉडीज़ जो कहलाती हैं आपकी, जैसे तारे हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सूरज हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। जो तारे हैं वो आकाश में अनगिनत हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विथ काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट, ऑब्जर्व देम केयरफुली, डू ऑल देम अपीयर्स टू ट्विंकल, डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। यानी कि क्या सारे तारे टिमटिमाते हुए नज़र आ रहे थे? क्या कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो आपको टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते? जो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते वो प्लैनेट्स होते हैं। जैसे कि आपका मून है, मून पूरे आकाश में रात के समय पे सबसे ज़्यादा टिमटिमाता हुआ ऑब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट होता है आपका। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि स्टार, प्लैनेट्स, मून और जो बड़ी बड़ी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स बड़ी बॉडीज़ जिनका कंपैरिजन, जिनके साइज़ का कंपैरिजन आप अर्थ के साइज़ के साथ कर सकते हैं, उन बॉडीज़ को सेलेस्टियल बॉडीज़ बोला जाता है। और साइंस की एक वो ब्रांच जिसके अंदर इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। और जो लोग इस सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी की जाती है वो आपकी एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। और जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं वो आपके एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं। आपको मून का फेस पता होगा कि मून जो होता है हमें हर 15th डे के बाद उसका फेस चेंज होता हुआ दिख जाता है।
मीन्स जो मून होता है उसके 15 दिन के बाद मून के जो फेस होते हैं वो हमें हर 15th डे के बाद चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि मून जिस रात को आपको पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है, फुल मून जब आपको दिखाई देता है, देखिए इसमें लिखा है द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। यानी कि जिस दिन आपको फुल डिस्क, मून की पूरी डिस्क चमकती हुई दिखाई देती है, उस डे को आप फुल मून डे कहते हैं। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। उसके बाद हर नाइट को जो मून का पार्ट है वो कम होता हुआ चला जाता है। एंड ऑन 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे। 15th डे को फिर मून दिखाई नहीं देता, जबकि एनवायरनमेंट आपका क्लियर होता है, उस डे को आप क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयर्स इन द स्काई, देन अगेन द मून ग्रोज लार्गर एवरी डे ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून। ठीक है, यानी कि उसके फिर 15 दिन के बाद हमको दोबारा से फुल डिस्क दिखाई देने लग जाती है। तो जो ये मून के फेसेस होते हैं, जो मून के बार बार फेसेस चेंज होते रहते हैं, पहले फुल डिस्क, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका डिस्क का पतला होना, मतलब चंद्रमा का कम दिखाई देना, उसके बाद फिर बिल्कुल गायब हो जाना, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ना, और फिर इसके बाद फिर फुल डिस्क दिखाई देना। ये जो फेसेस चेंज होते हैं इनको फेस ऑफ द मून यानी मून के फेसेस कहते हैं। जो मून होता है हमारा वो अपनी अर्थ के चारों तरफ और अपनी ऑर्बिट पर भी सेम टाइम में ही रोटेट करता है। 22 डेज़ के लगभग इसका रोटेशन होता है टाइम पीरियड, जिसकी वजह से हमको मून का केवल एक ही फेस दिखाई देता है, हमको दूसरा फेस मून का कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अपनी ऑर्बिट पर भी जो रिवॉल्व करता है, जो रोटेट करता है, ये सेम टाइम पे करता है। 22 डेज़ के लगभग होता है इसका रोटेशन पीरियड। इसकी वजह से हमको मून का केवल एक ही फेस दिखाई देता है।